सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आ गए गुड हिंदी का पेपर जो क्लास 11 तक का है, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ गए हैं। हाँ, आपको इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो के में अंत तक जरूर बनी रहिए। एवं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहले का आंसर आपका रहने वाला है ईश्वर का, दूसरा का आंसर आपका रहने वाला है पंडित आलोपी, और इसमें तीसरे का आंसर आपका रहने वाला है लता मंगेशकर। प्रश्न चौथे का आपका आंसर रहने वाला है कम शब्दों में अधिक बात कहना। प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर आ जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए था। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आपका पहला आंसर हो जाएगा आंसू लिख देना है। मीरा ने आंसू मार्ग से सींचा था उसको। और दूसरे नंबर पे मियां नसरुद्दीन, तीसरे पे आपका चेजा रहने वाला है। और प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथे में आपका 13 आ जाएगा। 13 का पढ़ा उसे दिन भर में याद नहीं हो पाया था। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में सत्य सत्य है। तो पहले का आपका असत्य रहने वाला है, और दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य रहने वाला है, चौथे का सत्य रहने वाला है। और प्रश्न क्रमांक चौथे में सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी में आपका कम खर्च करने वाला मत व्ययी होता है, और पट का अर्थ होता है पर्दा, और रस के 4 अंग होते हैं, और शब्द गुण ओज, प्रसाद और माधुर्य। आप देख सकते हो, इसमें एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको यह परीक्षा अपने घर से देना, तो बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। एकदम सही सही लिखना है, जैसे कि हमने एकदम राइट आंसर आपको बता रहे हैं। एक भी इसमें प्रश्न गलत नहीं है, तो इसका आंसर भी नहीं गलत है। तो देख सकते हो, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ? तो मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच तत्वों से हुआ है। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है मीरा कृष्ण की प्रतिरूपी किसको मथना चाहती है? तो दूध को भक्ति की मथनी से मथना चाहती है। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में आपसे पूछा है संगीत कब नीरस हो जाता है? तो संगीत नीरस तब होता है जब उसमें कोई ना रस ना हो, अर्थात वह कानों को प्रिय ना लगे। जब वह अपने कानों को प्रिय नहीं लगता है तब संगीत नीरस हो जाता है। ठीक है? प्रश्न क्रमांक 7 में मीरा का आंसर है, मीरा का कहना है कि उसके अनुसार कृष्ण अनस्वर है, अर्थात अविनाशी है। उन्हें पाने के लिए सच्चे मन और भक्ति भाव के साथ प्रभु के स्मरण में लीन होना पड़ता है। ऐसा करने से वह सहजता के साथ प्राप्त हो जाते हैं। यही इसका आंसर रहने वाला है। तो चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 में 8 का आंसर आपका रहने वाला है मेरा सदैव अपने आराध्य कृष्ण को अपने पति स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की उपासना उसी दाम्पत्य भाव के साथ की है। मीरा कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करते हुए कहती है कि कृष्ण उनके सब कुछ है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी से भी उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। मीरा के अनुसार कृष्ण गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले एवं सिर पर मुकुट पहनने वाले हैं। आप देख सकते हो इसका आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो। तो इस प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे पूछा गया है लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी क्योंकि वह रोटी बनाने की कारीगरी के बारे में जानकारी हासिल करके दूसरे लोगों को बताना चाहती थी। मियां नसरुद्दीन 56 तरह की रोटी बनाने के लिए मशहूर थी, इसलिए वह गई थी। और प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे पूछा गया है धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता है? तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था क्योंकि वह जानता था कि मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। वह मास्टर जी के कहने पर भी उसको सजा देता है। धनराम मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता है। यही आपका राइट आंसर रहने वाला है। और प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे पूछा है मोहन की स्कूली शिक्षा कैसी बीती? तो मोहन की स्कूली शिक्षा कठिनाइयों से भरी हुई थी। मोहन एक मेधावी और कुशल बुद्धि का छात्र था। बाद में उसे छात्रवृत्ति मिली और उसे गांव से 4 मील दूर स्कूल में जाना पड़ता था, जहां आने जाने में वह बहुत थक जाता था। इस कारण एक बार दुर्घटना होने पर उसके पिता ने उसका विद्यालय छुड़वा दिया। इसका राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? तो राजस्थान में कुएं और छोटी कुएं को कहते हैं। यह कुएं स्त्रीलिंग रूप है। यह कुएं का क्या है? स्त्रीलिंग रूप है। छोटी केवल व्यास में होती है, लेकिन गहराई से कुएं से भी कम नहीं होती। मेरा आंसर रहने वाला है। और प्रश्न नंबर 13 में पूछे हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द में अपना अर्थ बताने की क्षमता रहती है। यह शब्द साहित्य में शक्ति कहलाती है, अर्थात शब्द के अर्थ को जिन माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम शब्द शक्ति कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछा गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। तो
इसमें पहला है जिसे बहुत कम ज्ञान हो, अल्प ज्ञानी कहते हैं उसे, और रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक। और प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देखेंगे तो लता जी की गायन की विशेषताएं हमें प्रभावित करती है तो कौन सी करती हैं, तो पहला आ जाएगा उसमें लता जी के गाने की मुख्य विशेषता उनका नाद में उच्चारण है, और दूसरे में आपका रहने वाला है उनका स्वरों की निर्मलता। लता जी के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। और प्रश्न क्रमांक 16 की ओर चलते हैं, तो इसमें आपको लिखना है अपने जीवन के दैनिक प्रसंगों को और किसी प्रसंग लेखन को डायरी के रूप में लिखा जाता है, डायरी किसे कहते हैं, उसका आंसर दिया है क्या, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे पूछा है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में निम्न अंतर। तो राजभाषा में आपका रहने वाला है राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है, राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होती है। केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है, समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है। इनकी शब्दावली सीमित है, इनकी शब्दावली विस्तृत है, और राजभाषा नियमों में बंधी है, और राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है। राजभाषा के प्रमुख प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है, राष्ट्रभाषा के प्रयोग का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि उसका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। यह भाषा मर्यादा में बंधी होती है, और इसमें अभिव्यक्ति को संयमित रूप में व्यक्त किया जाता है, और राष्ट्रभाषा प्रयोग तथा व्यापार में अनौपचारिक होती है। क्वेश्चन क्रमांक 18 की ओर चलते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं भ्रातिमान अलंकार। जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ भ्रातिमान अलंकार होता है। और उदाहरण में देख सकते हो हम, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, मांग उठा मैं मानकर सर पर शॉपिंग लूटी। आप देख सकते हो इसका उदाहरण बहुत ही अजीबोगरीब है, यहाँ लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर इसमें आपका गद्यांश है, इसके आंसर देख लीजिए आप, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर वीडियो पूछ करके देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आप मीराबाई की दो रचना है, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मीरा का मल्हार। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर दिया है कला। और फिर मीराबाई का कला पक्ष में स्थान देख लीजिए आप, और साहित्य में भी स्थान मीराबाई का साहित्य में स्थान। मीरा ने अपने हृदय में व्यापक वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। भक्तिकाल के स्वर्ग युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाते दिखाई देते हैं, हम देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर देख सकते हो, मुंशी प्रेमचंद की दो रचनाएं लिखना है आपको, तो इसकी दो रचनाएं पहला रहने वाला है बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, कुछ विचार। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एवं इसकी भाषा शैली, साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 22 देख लेते हैं, तो मेरे तो देश आनंद फल हुई, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित व्याख्या करना है। तो संदर्भ देख लीजिए आप, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक आरोह के मेरा कदम से अवतरित है, इसकी रचयिता मीराबाई है। मोहन खालिस्तान कुंद हो चुकी है डेस, तो इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसका संदर्भ में आपका रहने वाला है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह की प्रतिनिधि कहानी गलता लोहा से अवतरित है। इसके लेखन नई कविता आंदोलन के प्रतिभाशाली लेखक शेखर जोशी ने लिखा है इसे, हम देख सकते हो, फटाफट लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 24 में आपको एक मित्र को पत्र लिखना है, उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, सांत्वना पत्र देख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर देखते हैं। इसमें आपको एक निबंध लिखना है, तो हम भारतीय समाज में नारी का महत्व पर निबंध लिखते हैं, तो इसकी प्रस्तावना आपकी देख लीजिए आप। रूपरेखा में आपको प्रस्तावना पॉइंट 2 पे लिख देना है, प्राचीन भारतीय नारी, पॉइंट 3 मध्यकाल में नारी, पॉइंट 4 आधुनिक नारी, पॉइंट 5 उपसंहार। देख लीजिए आप, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी भी, या फिर वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए। इसमें व में दिया गया है आपको किसी भी एक विषय पर रूप में रूपरेखा लिखना है,
तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर लिख देते हैं अपन। तो इसमें आपका पहला पॉइंट रहने वाला है प्रस्तावना। पॉइंट 2 शिक्षित बेरोजगारी के प्रमुख कारण। और पॉइंट 3 बेरोजगारी से बढ़ रही आबादी, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। पॉइंट 3 दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। पॉइंट 5 ऑप्शन आर। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली ऐसी वीडियो आपके पास आते रहें।